हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ न्यायपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। इस प्रश्नोत्तरी में कुल प्रश्नों की संख्या 18 है। इस प्रश्नोत्तरी में सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि मैं जितनी भी प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूँ और आगे भी लेकर आऊँगा वो ऐसे ही प्रश्न नहीं उठाए और आगे भी नहीं उठाऊँगा। एग्जामों में पूछे गए सवाल व उसके आसपास के कुछ महत्वपूर्ण जो आने वाले एग्जामों में आने योग्य हैं उसी सवालों को लेकर आता हूँ। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको एक भी प्रश्नोत्तरी मिस नहीं करनी चाहिए। चलते हैं अब प्रश्नों की ओर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? इसका आंसर क्या होगा? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अपनी ओर से, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, उपमुख्यमंत्री कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वो होगा ए, विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं। ए आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राज्य के राज्यपाल को। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। अगला क्वेश्चन। दो या अधिक राज्यों के लिए एक सार्वभौमिक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? दो या दो से अधिक राज्यों की एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा, भारत के संविधान के एक संशोधन द्वारा। इसका सही आंसर होगा वो होगा ए, संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा। अगला क्वेश्चन। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक हैं? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, ओडिशा। इसका सही आंसर होगा केरल। सी आंसर इसका सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन। जनहित याचिका जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, केवल राज्यों के उच्च न्यायालयों में, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरणों में, उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी, उच्च न्यायालयों व सर्वोच्च न्यायालय दोनों में जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। अगला क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? किससे आहरित होता है? सहायक अनुदान, आकस्मिक निधि, आकस्मिकता निधि, सचित निधि, लोक लेखा। इसका सही आंसर होगा सी, सचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख कर दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग पत्र किसको लिख कर दे सकता है? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को। इसका सही आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति। बी आंसर इसका सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायमूर्ति, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। इसका सही आंसर होगा वो होगा सी, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। अगला क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है? उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 साल, 60 साल, 62 साल, 58 साल। इसका सही आंसर होगा सी, 62 वर्ष उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है। अगला क्वेश्चन। लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत में कौन से राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश, सी। अगला क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन, भारतीय संविधान के द्वारा। इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान के द्वारा, डी, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी, उपयुक्त सभी। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर परामर्श लेने का अधिकार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय तीनों को अधिकार है। अगला क्वेश्चन।
भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है? राष्ट्रपति में, लोकसभा में, सर्वोच्च न्यायालय में, मंत्रिमंडल में। इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय, सी। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कितने वर्ष का एडवोकेट होना चाहिए? 20 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष, 25 वर्ष। इसका सही आंसर होगा वो होगा 10 वर्ष, बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद याचिका की शुरुआत हुई उस समय का प्रधान न्यायाधीश इसमें से कौन था? प्रधान न्यायाधीश उसमें था, वो थे PN भगवती। डी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? संसदीय एक्ट के द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा, न्यायिक पहल द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वो होगा न्यायिक पहल द्वारा जनहित याचिका की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष। किसके पद पर महिला नहीं रही थी? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कोई अभी तक महिला नहीं रही गई है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ है जो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। डी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, किसी भी हाईकोर्ट को, प्रधानमंत्री को, उपयुक्त में से सभी को। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति को। ए आंसर इसका सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट की अवधारणा किसके द्वारा प्रकट की है? न्यायमूर्ति भगवती, श्री इंदिरा गांधी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल। इसका सही आंसर होगा वो होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत को चलित न्यायालय की अवधारणा द्वारा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी आंसर इसका सही होगा, प्रवर्तित की गई। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। परमादेश शक्ति जारी करने के अंतर्गत कौन आते हैं? संवैधानिक अधिकार, संविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, उपयुक्त सभी अधिकार। तो परमादेश जारी करने का की शक्ति के अंतर्गत आते हैं वो आता है संवैधानिक अधिकार। ए आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं क्योंकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे। सर्वोच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? सर्वोच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? लोकसभा द्वारा, लोकसभा की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। इसका सही आंसर होगा वो होगा मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। डी आंसर इसका सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अहर्ता अनिवार्य नहीं है? भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो, एक प्रतिष्ठित विदिता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी, आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। और तो छोड़ो। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब? 1865, 1867, 1867, 1916। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना वो हुई थी 1867। बी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, निरीक्षण क्षेत्राधिकार या अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है, वो हमारा है निरीक्षण क्षेत्राधिकार। सी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन,
संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, उपयुक्त में तो कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के पास लाया जा सकता है। व्याख्या के संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। सी बी आंसर इसका सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आप सभी ने वीडियो को लाइक तो कर दिया ना, नहीं किया तो अभी करो, और कमेंट बॉक्स में अगला वीडियो किस सब्जेक्ट के बारे में और कौन सा टॉपिक में लाना है वो मुझे बताइए। अगला वीडियो आपकी इच्छा के अनुसार ही लाएंगे। अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? आंध्र प्रदेश, कोलकाता, मद्रास, ओडिशा। इसका सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों कोलकाता। अगला क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? देखो तिथि भी पूछ लिया है। आने वाले एग्जाम में बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाएंगे और उसमें से मैं भी बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल मैं आपके सभी के सामने लेकर आया हूँ छानबीन कर, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? इसका सही आंसर होगा वो होगा 28 जनवरी 1950। बी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित हैं। न्यायिक सक्रियता संबंधित हैं प्रतिबंध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनरावलोकन से, न्यायिक स्वतंत्रता से। इसका सही आंसर होगा वो होगा जनहित याचिका से। बी आंसर इसका सही होगा। चलते हैं दोस्तों आगे। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? जिला न्यायाधीश शब्द संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 231, 232, 233। तो जिला न्यायाधीश हैं वो 233 के अंतर्गत वर्णित है। डी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान को मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? गोलकनाथ, ए के गोपालन, केशवानंद भारती या मेनका गांधी। तो केशवानंद भारती के सिद्धांत प्रतिपादन किया था वो उच्च न्यायालय ने मूल ढांचे को। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये तो दोस्तों आप सभी को जानकारी होगी। राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का, या संबंधित राज्य के राज्यपाल या प्रधानमंत्री। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो करते हैं संबंधित राज्य के राज्यपाल। सी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता हूँ परंतु अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता हूँ। राष्ट्रपति के अनुमोदन से, यदि उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीश बहुमत से तय करे, संसद के अनुमोदन से, राज्य विधानसभा के अनुमोदन से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए आंसर इसका सही माना जाएगा। राष्ट्रपति के अनुमोदन से उच्च न्यायालय के मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में कर सकते हैं। राष्ट्रपति अनुमोदन कर देता है तो उच्च न्यायालय के मामलों की सुनवाई नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? उच्चतम न्यायालय अधिशासी मंडल या मंत्रिमंडल, भारत का राष्ट्रपति या लोकसभा। इसका सही आंसर होगा वो होगा भारत का राष्ट्रपति। सी आंसर सही माना जाएगा। भारत का उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश है वो भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था वो था अपनाया था 1993, 93। ए आंसर सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, PIL है, इसका फुल फॉर्म क्या है? PIL पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन। ए आंसर इसका सही माना जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज हैं जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया? कौन सी महिला जज हैं जिसे भारत ने उच्चतम न्यायालय में चौथी बार नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा जस्टिस ज्ञान सुंदर मिश्रा। सी आंसर इसका सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान का संरक्षण किसे कहा गया? भारतीय संविधान का संरक्षण कहा गया है, वो कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय को। सी आंसर इसका सही माना जाएगा दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षण कहा गया है। अगला क्वेश्चन, लोकहितवाद। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्यम देश है। लोकहितवाद का संकल्पना का उद्यम देश है ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूएसए, यूके। तो यूएसए है वो लोकहित। सी आंसर सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी सेवानिवृत्त करते रहते हैं? कितनी आयु तक उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं, कितने वर्ष के बाद? तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा 65 वर्ष। ए आंसर इसका सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस की जा सकती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस की जा सकती है संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में, इसमें से कोई नहीं। तो इनकी आंसर सही होगा, वो डी होगा, कोई नहीं, कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को आचरण पर बहस की कहीं नहीं की जा सकती है, वो स्वतंत्र है। अगला क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है। भारत के राष्ट्रपति में, संसद में, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में, विधि आयोग। इसका सही आंसर माना जाएगा दोस्तों, वो माना जाएगा संसद में। संसद में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि या कमी की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? भारत के संविधान का अनुच्छेद 145, भारत के संविधान का अनुच्छेद 348, सर्वोच्च न्यायालय नियमावली 1966 या संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा भारत के संविधान का अनुच्छेद 348 के अंदर यह लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में लिखी होगी, छपी होगी। बी आंसर इसका सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने का दशा को लागू की जा सकती है? रिट न्यायालय में कार्यवाही की लंबित होने की दशा को लागू की जा सकती है परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारक पक्षा। इसका सही आंसर होगा, वो होगा परमादेश। ये आंसर इसका सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका मौलिक अधिकार है, पुनर्वायिक अधिकार है, प्रमाण अधिकार है या बहुमुखी अधिकार है? तो ये मौलिक अधिकार है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, ये उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को ये मौलिक अधिकार है। इसका आंसर होगा बी आंसर। ए आंसर सही माना जाएगा, मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? अधिकारिता में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में कौन से मामले आते हैं? केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद, राज्यों में परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का प्रवर्तन, संविधान के उल्लेखन का संरक्षण। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा बी, राज्यों के परस्पर विवाद होते हैं। बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? किसके अंतर्गत हुई थी? रेगुलेटरी एक्ट अधिनियम 1973, चार्ट अधिनियम 1953, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय संविधान 1950। तो रेगुलेटरी एक्ट यह है जो 1973, ये आंसर होगा सही। इसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता में आते हैं? केंद्र और राज्यों के विवादों के मध्य विवाद, राज्य के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण, संविधान में उल्लंघन के संरक्षण। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा बी, राज्यों के परस्पर विवाद होते हैं ना, वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों का आधिकारिक में आते हैं, आधिकारिकता में। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय तथा आदेश के पुनर्लोकन हेतु अधिकृत करता है? अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 138। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ए, एक अनुच्छेद 137। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, वो करते हैं राष्ट्रपति साहब। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ये आंसर सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहले महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की पहले महिला न्यायाधीश थी,
वो थी फातिमा बीबी। सी आंसर इसका सही माना जाएगा दोस्तों। फातिमा बीबी थी वो उच्चतम न्यायालय की सबसे पहले महिला न्यायाधीश होती थी। अगला क्वेश्चन, दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले मामले में निर्णय लेने के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति कहाँ कहलाती है? क्या कहलाती है सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो जाता है? आरंभिक अधिकारिकता, अंतर्निहित अधिकारिकता, सर्वाग्रण अधिकारिकता या सलाहकार अधिकारिकता? इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा एक, आरंभिक अधिकारिकता। अगला क्वेश्चन, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं उत्प्रेक्षण लेख, परमादेश, अधिक्षा प्रक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रक्षा या परमादेश? इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, परमादेश। अगला क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उसके काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति नहीं, दोनों पद खाली होंगे उस टाइम ये काम करेंगे भारत का मुख्य न्यायाधीश। सी आंसर इसका सही माना जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं क्योंकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, और लाइक तो ठोक ही देना। भारत में कितने स्तरों में अदालतें होती हैं? भारत में कितने स्तरों में अदालतें होती हैं? 2, 3, 4 या 5? तो भारत में 3 अदालतों में 3 स्तरों पर अदालतें होती हैं। बी आंसर इसका सही माना जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के वेतनों का निर्धारण कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग द्वारा, विधि आयोग द्वारा, संसद द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा? तो संसद द्वारा है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है, संसद द्वारा। सी आंसर इसका सही माना जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सार्वभौम प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5, 7, 11, 13? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? मुझे बताइए। इसका सही आंसर होगा वो होगा 5, ए इसका सही आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये कमेंट बॉक्स नीचे है ना, इसमें भी कुछ लिखने का होता है, ऐसे वीडियो देखने से कुछ नहीं है। बताओ अगला वीडियो किस सब्जेक्ट में लाना है आपने और कौन सा टॉपिक है वो भी मुझे बता दीजिए क्योंकि अगला वीडियो आपकी इच्छा के साथ में मैं अपलोड करूँगा। भारत में उच्चतम न्यायालय को केवल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक, अपीलीय और सामुदायिक क्षेत्राधिकार, भारत के उच्चतम न्यायालय को कौन सा अधिकार है? इसका आंसर क्या होगा? प्रारंभिक, अपीलीय और प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। इसका आंसर डी होगा दोस्तों, प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। डी आंसर इसका सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। न्यायिक पुनरावलोकन का आधार वैदिक प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का शासन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विधि का शासन। सी आंसर दोस्तों इसका सही होगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है विधि का शासन। सी आंसर सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए? क्या अर्हता होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, उसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, वह किसी उच्च न्यायालय या दो से अधिक ऐसे न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, उपयुक्त सभी ये तीनों शर्तें मंजूर हैं तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने के लिए बाध्य हैं। डी इसका आंसर सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संसद, भारत का उच्चतम न्यायालय? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन में विवाद हो जाता है तो उसको वो किसको प्रस्तुत करते हैं? वो करते हैं भारत के उच्चतम न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट को ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सी आंसर इसका सही माना जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? उत्प्रेक्षण। इसका आंसर दोस्तों सी माना जाएगा, उत्प्रेक्षण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है?
अधीनस्थीय न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती हैं। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेक्षण, बंदी प्रत्यक्षकरण। तो उत्प्रेक्षण है जो हमारे अधीनस्थीय न्यायालयों का पद्धति परीक्षण करती है। इसका आंसर सी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? वो है हमारे जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ये आंसर दोस्तों सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है। न्यायिक पुनरावलोकन केवल भारत में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए दोनों में, केवल यूके में? तो भारत और यूएसए दोनों में न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ, इसका सही आंसर सी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? संघीय न्यायपालिका का भारत के कौन से भाग में उल्लेख किया गया? भाग 2, भाग 3, भाग 4 एवं भाग 5? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा डी, भाग 5 के अंदर संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालयों में, जनपद तथा सत्र न्यायालयों में, उपयुक्त सभी? तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है वो है सर्वोच्च न्यायालय में। इसका आंसर ये माना जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक माना जाता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा सचिवालय या भारत का उच्चतम न्यायालय? तो अभिरक्षक है वो है भारत का उच्चतम न्यायालय। इसका आंसर डी होगा दोस्तों। बस दोस्तों आज के लिए बस इतने ही। अब अगले वीडियो में वापस मिलते हैं, और अगला वीडियो किस टॉपिक में लाना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। थैंक यू सो मच।